हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने हमारे सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस की थी, ठीक है, जिससे हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। In class 6, you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece or hair of sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमने जैसे 6th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे कॉटन है, जूट है, वो प्लांट फाइबर्स से, जो वो प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। वूल है, सिल्क है, वो एनिमल फाइबर्स हो गए, ठीक है। जो वूल है वो शीप और याक के फर से मिलती है, उसके हेयर से मिलती है। और जो सिल्क है वो सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है, जो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उससे। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स? क्या आपको पता है कि शीप की बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो फाइबर बनाता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन yarn दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीड स्वेटर्स? क्या आपको इस बारे में पता है कि ये फाइबर्स कैसे वुलन यान में कन्वर्ट होते हैं, जो वो वुलन यान जो हम मार्केट से बाय करते हैं स्वेटर्स को बुनने में? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़? क्या आपको कोई आइडिया है कि वो जो सिल्क फाइबर्स हैं वो सिल्क में कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो ही सिल्क जो हम साड़ीज़ को वोव करने में यूज़ करते हैं? In this chapter we shall try to find answers to these questions. अब लास्ट चैप्टर में तो हमने ये पढ़ा था कि कैसे हमें फाइबर्स मिलते हैं, कैसे फाइबर से यान बनता है और यान से आगे फैब्रिक बनता है, लेकिन इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे उसका डिटेल प्रोसेस होता है। सो नाउ एनिमल फाइबर्स दैट आर वूल एंड सिल्क। हमने 6th क्लास में प्लांट फाइबर्स रीड किए थे, दैट वर जूट एंड कॉटन, और अब हम एनिमल फाइबर्स रीड करेंगे। नाउ वूल। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। अब जो वूल है वो गोट, शीप, याक और कुछ ऐसी एनिमल से मिलती है, ठीक है। ये जो वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं इनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, फर होता है पूरा। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि एनिमल्स की थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होती है? हेयर ट्रैप a lot of air. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. ठीक है, जो एयर है, जो हवा है, वो हेयर्स में ट्रैप हो जाती है इनके, ठीक है, क्योंकि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो जो हेयर्स हैं इनके, जो इनके बाल हैं, वो इन एनिमल्स को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। अब जो वूल है वो इन्हीं हेयरी फाइबर्स से बनती है, क्योंकि ये गर्म होते हैं, ठीक है, और हमें भी सर्दियों में गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है। एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। अब इन्होंने एक्टिविटी दी है, इसमें कह रहे हैं कि आपके जो बॉडी पर, आर्म पे या हेड पे जो हेयर्स हैं, ठीक है, आप उन्हें फील करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस? क्या आपको उनमें कुछ डिफरेंस लगता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? कौन से आपको हार्ड लग रहे हैं, कौन से सॉफ्ट लग रहे हैं फील करने पे? Like us, the hairy skin of the sheep has 2 types of fibers that form its fleece: the coarse beard hair and
द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। ठीक है, हमारी तरह शीप के भी दो तरह के फर होते हैं, ठीक है, जो उसकी फ्लीस बनाते हैं। पहला जो आउटर कवरिंग है वो हार्ड होती है, ठीक है, और इनर जो स्किन के साथ लगती है दैट इज सॉफ्ट अंडर हेयर। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, और जो सॉफ्ट हेयर्स हैं, सॉफ्ट फाइन हेयर्स हैं, वही हमारे वूल बनाने में हेल्प करते हैं। सो ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं शीप की जो जिनके पास सिर्फ फाइन अंडर हेयर ही होता है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। अभी उनकी स्पेशली क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है उन पेरेंट्स की, उनके कैरेक्टर्स चूज़ करके कि वो जो प्रोजेनी बिल्ड करेंगे उसमें सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर ही हों। This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding। अब जैसे हमने दो ब्रीड्स ली, ठीक है, और उनके कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, तो इस प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, क्योंकि हमने उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए। अब इन्होंने शीप दिखाई है विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। अब इसके कितने हैवी हेयर इन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब एनिमल्स की बात करते हैं जो वूल को बनाते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। However, the fleece of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in the market is sheep wool. Wool is common in Tibet and Ladakh. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ ब्रीड्स हैं ऐसी शीप की, ठीक है, जिनमें जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में मिलती हैं, ठीक है। द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट, अब लेकिन जो फ्लीस ऑफ शीप है वो सिर्फ एक सोर्स नहीं है वूल का, जो वूल हमें मार्केट में मिलती है, ठीक है। वूल कॉमन कहाँ पे है? तिब्बत में है और लद्दाख में है। मोहेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। अब ये इन्होंने मोहर जो है वो वूल की टाइप बताई है, ठीक है। ये किससे मिलती है? अंगोरा गोट से मिलती है, जो हिली रीजन्स में होती है, जैसे जम्मू कश्मीर। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर and the under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. अब जो ये गोट है, ठीक है, इसकी जो वूल मिलती है ये सॉफ्ट होती है बहुत। जो कश्मीरी गोट्स हैं, ठीक है, उनकी फर बहुत सॉफ्ट होती है, तो उससे हम शॉल्स बनाते हैं जिन्हें हम पश्मीना शॉल्स कहते हैं। The fur or hair on the body of camels is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool. ठीक है, अब कहते हैं कि जो कैमल्स की जो फर है वो भी वूल बनाने के लिए यूज़ होती है। अब इन्होंने ये ब्रीड्स बताई हैं जो साउथ अमेरिका में मिलती हैं कैमल की, जिनसे जो वूल को यील्ड करते हैं। अब इन्होंने सेकंड एक्टिविटी दी है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल, stick them in your scrapbook. If you are unavailable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि आप उन एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट करो जिनके हेयर से वूल बनती है, ठीक है, उनको अपनी स्क्रैप बुक में लगाओ।
अगर आपको उनकी पिक्चर्स नहीं मिलती तो उनकी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। अगर आप इतने भी कर लोगे दैट विल बी सफिशिएंट। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अब आपने शीप, गोट, कैमल और याक का कॉलम बनाना है एनिमल्स का, ठीक है। उसमें ये आपको 4 नेम्स लिखने हैं और उसके बाद आगे आपको कॉलम बनाना है एक तो लोकल लैंग्वेज की, जहाँ आप रहते हो वहाँ उस एरिया में शीप, गोट, कैमल, याक को क्या कहते हैं, और एक और कॉलम बनाना है कि बाकी पार्ट ऑफ कंट्री में उसको क्या कहते हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में उन्हें क्या कहा जाता है। अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये अंगोरा गोट है, ये नॉर्मल गोट है, ठीक है, ये कैमल है, याक है, ये लामा और अल्पाका। अब इनकी भी कितनी फरी बॉडी है, ये सारी वूल बनाने में यूज़ होती है। इन्होंने एक और एक्टिविटी दी है, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इंडिया और वर्ल्ड का मैप लेना है, उनको वहाँ उनकी प्लेसेस पे मार्क करना है जहाँ पर हमें वूल यील्डिंग एनिमल्स मिलते हैं, और हर एक एनिमल के लिए आपने एक कलर चूज़ कर लेना है। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस कंट्री में इस जगह पे ये एनिमल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब फाइबर से वूल कैसे बनती है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, ठीक है। वूल बनाने के लिए शीप की रेयरिंग की जाती है, ठीक है, उसके हेयर को कट किया जाता है और उनको प्रोसेस किया जाता है वूल बनाने के लिए। अब हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे होता है। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivores and prefer grass and leaves. अब ये कहते हैं कि अगर आपने कभी ये स्टेट्स में ट्रैवल किया होगा, आपने हिली एरियाज़ में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर प्लेन एरियाज़ जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अगर इन स्टेट्स में इनमें से किसी भी स्टेट्स में आपने ट्रैवल किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर जो शेफर्ड्स हैं, ठीक है, वो अपनी जो शीप्स हैं उन्हें ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते हैं। शेफर्ड्स वो होते हैं जो एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। और जो शीप है वो हर्बीवोर है, तो वो ग्रास ईटिंग हो गई एनिमल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रेयरर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स आर द मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट फ्रॉम ऑयल सीड्स एंड मिनरल्स। अब कहते हैं कि वो हर्बीवोर्स तो हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ग्रास जो रेयरर्स हैं, जो उनकी शीप्स की रेयरिंग करते हैं, ठीक है, वो उनको पल्सेस भी देते हैं, कॉर्न भी देते हैं, ज्वार हो गया, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स वो मटेरियल हो गया जो सीड्स में से ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल बच जाता है, ठीक है। अब ये मटेरियल उन्हें क्यों दिया जाता है, ताकि उनकी जो फर है वो गर्म रहे, उनकी जो बॉडी है वो वार्म रहे। In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. अब विंटर्स में शीप को इंडोर कर दिया जाता है और उनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर पर फीड करवाया जाता है। शीप्स आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल।
The table gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. अभी नीचे इन्होंने टेबल दिया है. अब इस टेबल में क्या है, इन्होंने शीप की ब्रीड दी है, उसकी जो हेयर है उसकी कौन सी क्वालिटी का वूल है, ठीक है, और वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है. इन्होंने पूरा टेबल दिया है. अब इस पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल. ठीक है. सो द टेबल गिव्स सम नेम्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल. ठीक है. अब ये वो ब्रीड्स हैं शीप की जिनको रेयर किया जाता है वूल प्रोड्यूसिंग के लिए. द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल. अब इनकी वूल की क्वालिटी क्या है, टेक्सचर क्या है, ठीक है, फाइबर्स का, वो भी इन्होंने टेबल में दिया है. सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज. ठीक है. अब कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिनकी बहुत थिक हेयर है बॉडी पर, ठीक है, और उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है वूल की, और वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में भी होती है. Mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. अब हमने ऊपर पढ़ा था कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग में कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, उनके इंटरनल कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है फॉर दी सेलेक्टिव ब्रीडिंग. ठीक है. अब ये शीप्स जो हाई क्वालिटी, जिनकी गुड क्वालिटी है और वो ज़्यादा हमें वूल देती हैं, ज़्यादा फाइबर्स देती हैं, तो वो सिलेक्टिवली ब्रीडिंग शीप्स हैं. वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल. ठीक है. एक बार जो है वो रेयर्ड शीप का हेयर डेवलप हो जाए, उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाए, ठीक है, उसके बाद उसकी शेविंग कर दी जाती है उस फाइबर को वूल में कन्वर्ट करने के लिए. नाउ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. अब हमने फाइबर तो ले लिया, अब उस फाइबर को वूल में कैसे कन्वर्ट करें वो देखते हैं. द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. आप कहते हैं कि जो हम वूल यूज़ करते हैं स्वेटर्स को नीट करने, स्वेटर बुनने में और शॉल बनाने में, ठीक है, उस वूल को बनाने के लिए एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे. स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ शीप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी. अब जो शीप की फ्लीस है, ठीक है, और उसकी स्किन की जो थिन लेयर है उसके साथ उसे रिमूव कर दिया जाता है उसकी बॉडी से. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. इसको शेयरिंग कहते हैं. मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. ठीक है. इनकी भी मशीन्स वही होती हैं जैसे बार्बर यूज़ करते हैं शेविंग के लिए. यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. दिस अनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. अभी जो शेविंग है वो समर सीजन में की जाती है ताकि एक तो जो शीप है उसको रिलीफ मिल सके, ठीक है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो सके, ठीक है, और दूसरा जो है उनकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उससे भी उन्हें रिलीफ मिल सके, उसकी भी उन्हें उस टाइम नीड ना हो. क्योंकि अगर हम विंटर्स में लेंगे तो फिर एक तो वैसी ठंड है, अब उनको उस टाइम उसके फर की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम अगर हम शेव करेंगे तो वो शीप के लिए अच्छा नहीं होगा. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. ठीक है. अब वो हेयर क्या प्रोवाइड करते हैं? वुलन फाइबर्स. अभी वुलन फाइबर्स को हम प्रोसेस करके वुलन यार्न बनाते हैं. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट
और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। ठीक है, अब जो शेयरिंग है वो उससे शीप को कोई हार्म नहीं होता, क्योंकि जैसे हम अपने हेयर कट करवाते हैं या फिर शेविंग करते हैं, ठीक है, तो फिर वो वही सिमिलर प्रोसेस होता है। डू यू नो वाई? क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेंस्ट जस्ट एज योर हेयर डज। ठीक है, सबसे पहला तो हो गया कि जो उसकी अपर मोस्ट लेयर है स्किन की वो डेड होती है। ठीक है, दूसरा उसकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी ऐसी होती है जैसे हमारे हेयर्स की होती है। नाउ स्टेप 2, द sheared skin with hair is thoroughly shaved in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. अब जो sheared skin है, ठीक है, अब उसको बड़े बड़े जो टैंक्स हैं उनमें छोड़ दिया जाता है वॉश करने के लिए, ताकि जो उसकी जो डस्ट और डर्ट है वो फाइबर में से निकल जाए। ठीक है, उसकी वॉशिंग को स्करिंग कहते हैं। नाउ अ डे स्करिंग इज़ डन बाय मशीन्स, लेकिन आजकल जो है वो स्करिंग मशीन से की जाती है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, ये तो हो गया कि वो उसकी शेयरिंग कर रहा है, वो उसकी वूल फर रिमूव कर रहा है। ठीक है, सेकंड में वो दिखा रहे हैं कि स्करिंग इन टैंक से, ये हॉट वाटर है और इसमें इन्होंने ये डाल दिया, इन्होंने इसमें फर डाल दी ताकि वो वॉश आउट हो जाए। ठीक है, और थर्ड में भी इसमें भी यही हो रहा है, स्करिंग ही हो रही है। ठीक है, now third step, after scurrying sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. ठीक है, अब स्करिंग के बाद सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग क्या होता है कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट किया जाता है कि एक क्वांटिटी, एक टाइप का हेयर एक साइड हो गया, दूसरी टाइप का दूसरी साइड हो गया, उनकी मिक्सिंग नहीं होती। Now fourth step, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the small burrs which sometimes appear on your sweaters. ठीक है, अब कहते हैं कि इनमें जो हेयर्स हैं, ठीक है, इनमें वो भी होता है, बूर भी होता है, जो समटाइम हमारे स्वेटर्स में, हमारे जो विंटर क्लोथ्स हैं, ठीक है, उनमें कई बार ऊपर बूर आ जाता है ना, तो वो भी इनके शीप के हेयर्स में प्रेजेंट होता है, उससे भी बूर को भी सेपरेट किया जाता है वूल से। द फाइबर्स आर स्कर्ड अगेन एंड ड्राइड, दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। ठीक है, अब बूर निकालने के बाद पहले तो उसकी शेयरिंग कर दी शीप की, ठीक है, उसके बाद उसके जो फर है उसकी स्करिंग की, मतलब उसको वॉश किया, उसकी डस्ट और डर्ट रिमूव कर दी। ठीक है, उसके बाद जो फाइबर है, जो फर है, उसकी डिवीज़न कर दी। ठीक है, जो सेम क्वालिटी की फर है वो एक तरफ, जो डिफरेंट है वो एक तरफ। ठीक है, उसके बाद जो उन हेयर्स में जो हमने शीप से ली थी उसमें जो बूर आ जाता है, फिर बूर को उस फर से सेपरेट करते हैं। ठीक है, फिर बूर को सेपरेट करने के बाद वो दोबारा उसे वॉश करते हैं, उसे ड्राई करते हैं, और उसके बाद वो वूल रेडी हो जाती है फाइबर्स में कन्वर्ट होने के लिए। नाउ फिफ्थ स्टेप, द फाइबर्स कैन बी dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown और white. अब कहते हैं अब ये जो फाइबर्स हम बनाएंगे, ठीक है, उनकी डाइंग होएगी, उनको डिफरेंट कलर्स दिए जाएंगे, क्योंकि जो नेचुरल फाइबर हमें मिलती है, ठीक है, उसका कलर या तो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, वाइट होता है, क्योंकि वो शीप और गोट का वही कलर होता है। ठीक है, नाउ सिक्स्थ स्टेप, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes.
अब कहते हैं इन फाइबर्स को स्ट्रेट कर दिया जाता है, उनको कॉम किया जाता है, उनको रोल किया जाता है यान बनाने के लिए। ठीक है, जैसे इन्होंने नीचे दिखाई, ये दिस इज द रोलिंग ऑफ द फाइबर टू मेक इट यान। अब जो लॉन्ग फाइबर्स हैं उनकी वूल बना दी जाती है ताकि वो स्वेटर्स की नीटिंग में यूज़ हो सके, और जो शॉर्ट है फाइबर्स उनका स्पन बनाया जाता है ताकि वो वूलन क्लोथ्स को बनाने में यूज़ हो सके। अब इन्होंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया है। द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल इज रिप्रेजेंटेड एज, पहले उसकी शेयरिंग हुई शीप की, उसके बाद उसकी स्करिंग हुई। ठीक है, उसके फर को वॉश किया गया, पहले उसका फर लिया गया फिर उसको वॉश किया गया। ठीक है, फिर उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया, फिर उसके बाद उसमें से बूर निकाला गया। ठीक है, उसके बाद उसकी डाइंग की गई फर की, फिर उसके बाद उसका यान बनाया गया। नाउ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but sorters' job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax, which causes a fatal blood disease called sorters disease. Such risks faced by workers in any industry are called occupational hazards. अब occupational hazards क्या होते हैं कि जो wool industry है, ठीक है, वो बहुत सारे हमारी कंट्री में जो बहुत सारे वर्कर्स हैं उनके लिए एक लाइवलीहुड है, एक सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। ठीक है, लेकिन जो सॉर्टर्स जॉब होती है, जो उनकी क्लीनिंग के बाद जो उनकी डिवीज़न होती है फर की, ठीक है, उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनको कई बार एंथ्रेक्स की डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, उनको कई बार जो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम है वो इन्फेक्ट कर जाता है और उन्हें उनके ब्लड में एक डिसीज़ स्प्रेड हो जाती है जिसको हम सॉर्टर्स डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन होती है जो सॉर्टर्स की जॉब में, और इस डिसीज़ जो ये ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है इसे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब उनको काम तो करना ही है ना, अब वो अपना काम तो छोड़ नहीं सकते। Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a cut. ठीक है, अब बूजो ये सोचने लग गया कि कैसे why it hurts when someone pulls his hair. ठीक है, अब किसी को हर्ट कैसे हो सकता है कि जो कोई उसके हेयर निकाल रहा है, ठीक है, जब वो कटिंग कराने के लिए नहीं जा रहा। Bujo is wondering why a cotton garment cannot keep us as warm in winter as a woolen sweater does. ठीक है, अब बूजो ये भी जानना चाहता है कि जो कॉटन गारमेंट्स हैं वो हमें वो वार्मथ क्यों नहीं दे पाते जो हमें विंटर में वूलन स्वेटर्स देते हैं। अब इसके बेसिस पर ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.4, डिबेट अमंगेस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. अब कहते हैं कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ ही डिस्कस करो कि क्या ये ह्यूमंस की एक्टिविटी सही है शीप के साथ कि वो उनकी रेयरिंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनकी जो वूल है, उनकी जो फर है उसको वूल के लिए यूज़ करते हैं। अब एक तरह से ये अच्छा भी है क्योंकि जो समर्स में अगर हम उनकी शेविंग करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम उनके लिए तो अच्छा ही है ना कि जो उनके फर जो रिमूव हो गए तो उससे उन्हें उन समर सीजन में रिलैक्स मिलेगा, उन्हें गर्मियों में रिलीफ मिलेगा। सिल्क, अब सिल्क के बारे में पढ़ते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म्स स्पिन दी सिल्क फाइबर्स। The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. ठीक है, अब जो सिल्क फाइबर है वो भी एनिमल फाइबर है। अब जो सिल्क वॉर्म्स हैं वो सिल्क फाइबर को स्पिन करते हैं, ठीक है, उसे बनाते हैं और उससे स्पिन करते हैं। अब जो रेयरिंग है सिल्क वॉर्म्स की सिल्क लेने के लिए उसको सेरिकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम your mother, aunt or grandmother
द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। ठीक है, अब कहते हैं कि अपने मदर, आंटी और ग्रैंड मदर से आप ये पूछो, ये आपको डिटेल कलेक्ट करनी है, डिटेल्स कलेक्ट करनी कि उनके पास जो सिल्क साड़ी है उसकी क्या क्या वैरायटी है। बेसिकली आपको सिल्क की वैरायटी लिस्ट करनी है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इससे पहले कि हम सिल्क की प्रोसेस स्टडी करें, आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, कहते हैं जो फीमेल सिल्क मोथ है वो एग ले करती है। ठीक है, जो हैच होने के बाद जो लार्वल स्टेज पे हैच हो जाते हैं और उसमें से जो लार्वा निकलता है उसको कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पुपा। ठीक है, तो बाहर आने के बाद, एग से बाहर आने के बाद जो कैटरपिलर्स हैं वो ग्रो होते हैं। ठीक है, और उनकी नेक्स्ट लाइफ स्टेज पर जाते हैं, दैट इज प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ठीक है, प्यूपा में क्या करते हैं कि पहले वो एक नेट वीव करते हैं अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को होल्ड करने के लिए। देन इट स्विंग्स इट्स head from inside to outside in the form of the figure of 8. अच्छा, ओके। कहते हैं कि जब वो प्यूपा की स्टेज पर होते हैं, ठीक है, तो वो अपने हेड को इनसाइड और आउटसाइड मूव करते हैं और वो उसकी एक फिगर मेंटेन कर देते हैं 8 की शेप में। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रेट्स फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। अब कहते हैं कि जब वो ये हेड की मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम वो अपने माउथ में से जो है वो एक फाइबर सिक्रेट करते हैं जो प्रोटीन से बना होता है, और जब ये प्रोटीन फाइबर एयर की कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है और उसको हम सिल्क फाइबर कह देते हैं। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। अब कहते हैं कि जब फिर वो कैटरपिलर जो है वो इस प्रोटीन की कवरिंग से अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर देता है और उस स्टेज को वो प्यूपा कह देते हैं हम। ठीक है, और जो उसकी कवरिंग होती है उसको हम कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ continues inside the cocoon. The silk fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? ठीक है, अब क्या होता है कि कोकून बनने के बाद जो उसकी फर्दर डेवलपमेंट है प्यूपा की, प्यूपा से लेकर मोथ तक की जो उसकी डेवलपमेंट है वो कोकून के अंदर ही होती है। ठीक है, और उसके बाद वो जो सिल्क है उसको यूज़ कर दिया जाता है सिल्क क्लॉथ बनाने में। कहते क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सिल्क है, ठीक है, सिल्क का यान है वो भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग होता है जैसे स्टील की थ्रेड। द सिल्क यान और थ्रेड is obtained from the cocoon of the silk moth। और जो सिल्क यान और थ्रेड है वो कोकून से मिलता है सिल्क मोथ के। यहाँ पे इन्होंने सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल भी दी हुई है। ठीक है, ये देखो पहले यहाँ पे ये मेल और फीमेल एडल्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद
इन्होंने जो फीमेल है इसने अपने एग्स ले किए मलबरी लीव्स पर, ठीक है। उन मलबरी लीव्स में से मलबरी लीव्स को खाकर जो है वो सिल्क वॉर्म, ठीक, वो सिल्क वॉर्म जो है वो उसका कुकून बनाता है, उसका सिल्क फाइबर बनाता है। फिर उसके बाद वो अपना कुकून बनाने के बाद उसका जो कुकून है वो हम यूज़ करते हैं इन दी वीविंग। There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, that is coarse, smooth, shiny, etc. ठीक है। जो सिल्क मोथ हैं उनकी बहुत वैरायटी है उनके लुक की, ठीक है। जो हर एक सिल्क यार्न है वो एक दूसरे से डिफरेंट है टेक्सचर में, जैसे कोर्स हो गया, स्मूथ हो गया, शाइनी हो गया, ठीक है, ऐसे। दस तसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoons spun by different types of moths. The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. अब कहते हैं, अब इन्होंने वैरायटी ऑफ सिल्क दी है, सिल्क की वैरायटी बताइए, टसर सिल्क, मोगा सिल्क और कोसा सिल्क, ठीक है। ये कहते हैं कि जो कोकून से स्पन बनता है सिल्क मोथ के, ठीक है, उससे ये वैरायटी हमें मिलती है, ठीक है। लेकिन जो सबसे कॉमन है वो मलबरी सिल्क मोथ है, जिसके कोकोन से जो हमें सिल्क मिलता है वो बहुत सॉफ्ट है, लस्ट्रस है, इलास्टिक है, ठीक है, और उनको हम डिफरेंट कलर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। कहते जो सेरीकल्चर है सिल्क मोथ का, वो हमारे इंडिया का बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है, और जो इंडिया है वो बहुत लार्ज स्केल पर सिल्क का कमर्शियल प्रोसेस करता है। नाउ एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the heap of waste cut pieces. अब कहते हैं कि आपने क्या करना है कि एक टेलर की शॉप पे जाना है, वहाँ पर आपने सिल्क क्लॉथ की वैरायटी कलेक्ट करनी है, उसके कट पीसेस कलेक्ट करने हैं जो वेस्ट कपड़े में से, ठीक है, और फिर उसे अपनी स्क्रैप बुक में लगाना है। Take help of your mother, aunt or teacher and identify the types of silk such as mulberry, tussar, eri, moga, etc. Compare the texture of these silks with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk. अब आपने क्या करना है, उसको कलेक्ट करके, ठीक है, उसके बाद अपनी मदर या टीचर की हेल्प से उनकी वैरायटी आइडेंटिफाई करनी है कि वो कौन सी वैरायटी के सिल्क पीसेस हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं, ठीक है। उसके बाद उनके टेक्सचर को भी आपको कंपेयर करना है विद आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, जो जिसमें सिंथेटिक फाइबर्स ऐड होते हैं। अब आपको जो है उन कैटरपिलर्स की भी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जो उन सिल्क फाइबर्स, जिन्होंने वो सिल्क फाइबर्स बनाए हैं। नाउ एक्टिविटी 3.6 टेक एन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड, बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल while burning? Now burn a woolen fiber carefully. Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? Can you explain why? अब आपने क्या करना है कि आर्टिफिशियल सिल्क लेना है जिसमें सिंथेटिक फाइबर हो, ठीक है, और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है, दोनों का थ्रेड लेना है और उनको बर्न करना है वेरी केयरफुली,
ठीक है, और उसकी स्मेल नोटिस करनी है आपने कि वो दोनों की स्मेल सेम है या डिफरेंट है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक वुलन फाइबर लेना है, वुलन थ्रेड लेना है और उसको भी बर्न करना है। और आपने ये देखना है कि जो वुलन थ्रेड है उसकी स्मेल किसकी बर्निंग से मैच करती है, आर्टिफिशियल की या सिल्क की, आर्टिफिशियल की या प्योर की, और आपको इसका रीज़न भी एक्सप्लेन करना है। टू रिमेंबर when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity। ठीक है, जो आपको पहले याद रखना है कि जो सिल्क मोथ की स्टेज है कोकून स्टेज, ठीक है, उसके बाद उसको उस स्टेज को ध्यान में रखते हुए आपको ये एक्टिविटी करनी है। 3.7 फोटो कॉपी 3.9 फिगर, cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on the pieces of cardboard or chart paper. Jumble them. Now try to arrange the stages in the correct sequence in a circular manner. Whoever does it fastest wins. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि सिल्क मोथ के लाइफ साइकिल को ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है कि ये जो लाइफ साइकिल है इसकी पिक्चर्स आपको फ़ोटोकॉपी करवानी है। ठीक है, ये आपको इतना पोर्शन फ़ोटोकॉपी करवाना है, उसकी पिक्चर्स जो हैं वो आपको जंबल कर देनी है, उसके हर एक स्टेज को सेपरेट कट करके उसको आपको जंबल कर देना है। और उसके बाद आपको बिना कहीं से देखे आपको इन पिक्चर्स को साइकुलर फॉर्म में अरेंज करना है विद ए करेक्ट सीक्वेंस। और आपको ये देखना है कि आपके फ्रेंड्स में से कौन जल्दी इसे अरेंज करता है करेक्टली। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। आप इसकी सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री जो है वो अपनी वर्डिंग में भी डिस्क्राइब कर सकते हो अपनी स्क्रैप बुक में। Now in India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. By their enterprise, they contribute to the nation's economy. China leads the world in silk production. India also ranks among the leading silk producing countries. अब इन्होंने यहाँ पे दिया है कि जो कहते हैं इंडिया में बहुत सी वुमेन जो हैं वो सिल्क इंडस्ट्री में काम करती हैं। कोई रेयरिंग करती है, कोई उसकी रीलिंग करती है सिल्क की कोकून से, कोई उसको रॉ सिल्क को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब कहते हैं कि वो आप इंडियन फैब्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करो ताकि उनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है इन नेशनल इकोनॉमी में, हमारी इंडियन इकोनॉमी में शो हो सके। और जो चाइना है वो इज द लार्जेस्ट लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, सिल्क में वो बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन है और जो इंडिया है वो भी उसी स्पीड से उस मकाम पे पहुंच रहा है। फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब कुकून से सिल्क कैसे बनता है? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रेयर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। आप कहते हैं सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए जो सिल्क मोथ हैं उनकी रेयरिंग की जाती है। ठीक है, और उनके कुकून्स को कलेक्ट किया जाता है सिल्क थ्रेड्स के लिए। अब रेयरिंग कैसे होगी कि जो कुकून है उसमें से आप मोथ को सेपरेट कर दोगे और उसके कुकून को आप सेपरेट कर दोगे। रेयरिंग सिल्क मोथ्स। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. ठीक है, जैसे इन्होंने फिगर में दिखाया है कि ये जो फीमेल सिल्क मोथ है इसने बहुत सारे hundreds of eggs ले किए। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि उन एग्स को हम स्टोर कर देते हैं क्लॉथ स्ट्रिप्स पे और पेपर पे ताकि उनको फार्मर्स को सोल किया जाए।
The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity. अब जो फार्मर्स हैं वो उन एग्स को, जो सिल्क के एग्स हैं सिल्क वॉर्म के, ठीक है, उनको हाइजीनिक कंडीशंस पे रखता है और वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करता है उनकी. द एग्स आर वार्म्ड टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स. ठीक है, वो इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इतनी गर्मी उसमें होती है एनवायरनमेंट में कि वो जो लार्वा है वो हैच हो सके और उसमें से जो एग है वो हैच हो सके और उसमें से लार्वा बाहर आ सके. इट इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. ये प्रोसेस तब किया जाता है जब मलबरी लीव्स पर फ्रेश लीव्स आते हैं. ठीक है, जैसे इन्होंने नीचे ये मलबरी ट्री दिखाया है और इसका लीफ है. ठीक है, जो फ्रेशली ग्रीन लीफी लीव्स होते हैं उन पर ये ले किए जाते हैं. द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज. ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इस पर इन्होंने सिल्कवॉर्म को ले कर दिया, ठीक है, उसके बाद ये दिन रात यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि इन्होंने फीड कर रहे हैं इस पे. ठीक है, अभी दिन रात उसके लीव्स खाते हैं. ठीक है, उसके बाद उस लीव्स को खाकर ये उसके कुकून्स बनाते हैं. डिस्कवरी ऑफ सिल्क. द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन. ठीक है, इसका एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता. अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड द Empress Sai Lung Chai was asked by the Emperor Hung Tai to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. The Empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate thread separated from the cocoon. Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they traveled is still all called the Silk Route. अब कहते हैं कि जो सिल्क की जो इन्वेंशन है, जो डिस्कवरी है, वो अभी भी अननोन है कि वो किस ड्यूरेशन में हुई थी. इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन वो चाइना में हुआ था. चाइना की जो एम्प्रेस थी, ठीक है, उसने अपने एम्परर से कहा कि आप ये पता लगाओ कि जो हमारे गार्डन में मलबरी ट्रीज़ हैं उसके लीव्स क्यों डैमेज हो रहे हैं. ठीक है, तो जो एम्प्रेस है उसने ये देखा कि उन लीव्स पर जो वाइट कलर के वॉर्म्स हैं वो उनको लीव्स को खा रहे हैं. उसने ये भी नोटिस किया कि वो स्पिन कर रहे हैं, उसको थ्रेड स्पिन कर रहे हैं और उन्होंने कुकून भी बनाया. अब कहते हैं गलती से वो जो कुकून है वो उसके चाय के कप में गिर गया और जो उसका थ्रेड था कुकून का वो सारा सेपरेट हो गया. कुकून सारा उसमें स्प्रेड हो गया चाय में. ठीक है, और इससे कहते हैं कि चाइना में सिल्क इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई और उन्होंने इस सीक्रेट को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक छिपा कर रखा कि उनकी जो सिल्क की प्रोडक्शन है उसका सीक्रेट क्या है. ठीक है, लेकिन लेटर ऑन जब ट्रैवलर्स हुए और ट्रेडर्स आए तो उन्होंने देखा कि तो उन्होंने सीक्रेट को आइडेंटिफाई किया और वो बाकी कंट्रीज़ में भी इसको लेकर गए और उस रूट को, जिस रूट से वो चाइना से दूसरी कंट्रीज़ में सिल्क के सीक्रेट को लेकर गए, उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता है. द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स. ठीक है, जो ये लार्वा है उसका सिल्क मोथ का, वो क्लीन बैम्बो ट्रेस में रखा जाता है विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स को चॉप्ड करके वहाँ पर उसमें रखा जाता है. आफ्टर 25 to 30 days
The caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. कहते 25 से 30 दिन तक तो वो लीव्स खाते रहते हैं, उसके बाद वो कोकून बैम्बू के चैम्बर में चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो सेटल डाउन होकर फिर वो उसमें कोकून में फिर उसको वो कोकून को स्पिन करते हैं। Small drakes or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached, ठीक है। और उनको उस छोटी ट्रेज और ट्विग्स दी जाती हैं, उसमें ट्रे में ट्विग्स दी जाती हैं जिससे वो कोकून अटैच हो जाए। The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. जो कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म है कोकून के अंदर, वो सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो सिल्क मोथ को कोकून से बाहर निकाल देते हैं और कोकून को सिल्क यार्न बनाने के लिए यूज़ कर देते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क, ए पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। कहते जब कोकून्स के जो बंडल हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं सिल्क फाइबर के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं वो कोकून्स को या तो धूप में छोड़ देते हैं या बॉइलिंग वाटर में या फिर स्टीम में छोड़ देते हैं, ठीक है। द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, जो सिल्क फाइबर्स हैं वो कोकून से सेपरेट आउट हो जाते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज ऑफ सिल्क इज यूज रीलिंग द सिल्क। अब कहते हैं कि जब कोकून से थ्रेड निकालते हैं सिल्क बनाने, उसे सिल्क यूज़ करने के लिए, तो इस प्रोसेस को रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवेंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, ठीक है। जो रीलिंग है वो स्पेशल मशीन्स में की जाती है क्योंकि ताकि जो हवा है उससे जो वो हवा क्रॉस नहीं होने देते जहाँ पे, क्योंकि अगर वहाँ पे हवा चलेगी तो फिर उससे वो थ्रेड्स और फाइबर्स जो हैं वो उड़ जाएंगे सिल्क के कोकून में से। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर्स। अब कहते हैं कि जो सिल्क फाइबर्स हैं, जब वो सिल्क फाइबर्स बन जाते हैं कोकून में से, फिर उसके बाद उनको स्पन किया जाता है और उनका थ्रेड सिल्क थ्रेड बनाया जाता है और फिर उस थ्रेड को जो वीवर्स हैं वो सिल्क क्लोथ्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ द कीवर्ड्स। कोकून, कोकून इज द पोर्शन विच इज मेड बाय द silkworm. It is the covering of the silk moth where the caterpillars are converted into silk, and this cocoon is further used as silk threads. Fleece. A fleece is the fur of the sheep which is used for wool fibers. Reeling. The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling. Scurrying. After shearing the sheep, the fur of the sheep is washed out and washed out so that the dust or dirt in it is removed. Sericulture. और सेरिकल्चर इज द प्रोसेस फ्रॉम विच द सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क मोथ. शेयरिंग. अब द शेविंग ऑफ शीप टू टेक वूल फाइबर्स इज कॉल्ड शेयरिंग. सिल्क मोथ. सिल्क मोथ इज द इंसेक्ट विच गिव्स सिल्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिल्क क्लोथ्स. अब सिल्क वॉर्म भी वही हो गया, ठीक है। अब सिल्क वॉर्म क्या हुआ? सिल्क वॉर्म इज द लार्वा ऑफ द सिल्क मोथ विच स्पिन्स द कोकून, ठीक है। सॉर्टिंग क्या हुआ? सॉर्टिंग इज द प्रोसेस विच इज
done which is done for the separation of different types of wool from each other. Now what you have learned from the chapter, silk comes from silkworms and wool is obtained from sheep, goat and yak. Hence silk and wool are animal fibers. The hairs of camel, llama and alpaca are also processed to yield wool. In India, mostly sheep are reared for getting wool. Sheep hair is sheared off from the body, scoured, sorted, dried, dyed, spun and woven to yield wool. Silkworms are caterpillars of silk moth. During their life cycle, the worms spin cocoons of silk fibers. Silk fibers are made of a protein. Silk fibers from cocoons are separated out and reeled into silk threads. Weavers weave silk threads into silk cloth. Okay, that's all for today. I hope आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.